हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th, जैसा कि आप लोगों ने कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था, सर स्ट्रेट लाइन का जो टॉपिक है वो आप पहले करवा दीजिए। तो स्ट्रेट लाइन का टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको लेके जाऊँगा वापस 10th क्लास में। ठीक है, वापस 10th क्लास में ले जाना ज़रूरी है क्योंकि वहीं से ही इसको स्टार्ट किया गया है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो बेसिकली जो आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था तो वहीं से स्टार्ट होता है। अब वहाँ पर जो जो फार्मूले थे उसको मैं फटाफट एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो फार्मूले तो एटलीस्ट अब आप इस वीडियो को देख के जरूर याद कर लेना, क्योंकि फार्मूलेज तो हमें आगे यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या फार्मूले इसके अंदर है। सबसे पहला जो फार्मूला हमने उसमें यूज़ करना सीखा था वो था, फार्मूले से पहले थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के बारे में और बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट को जब हम लिखते हैं तो ऐसे हम लिखते हैं एक्स वाई। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट का मतलब है कि आपको उसकी एक्स की पोजीशन और वाई की पोजीशन बतानी पड़ेगी कि वहाँ पर उनकी वैल्यूज़ क्या है। जो अगर कोऑर्डिनेट बोलता है तो आप इस तरीके से उसको शो करेंगे यहाँ पर कि ये कोऑर्डिनेट है। अगर आपसे खाली x की वैल्यू पूछी जाती है तो इसको आप बोलते हैं एब्सिसा, और अगर आपसे y की वैल्यू पूछी जाती है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। बहुत से क्वेश्चंस में ऐसा आएगा कि एक पॉइंट जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। x एक्सिस के ऊपर लाई करने का मतलब है कि उसमें x की वैल्यू तो कुछ है वो हमें निकालनी है और y की वैल्यू लेकिन उसमें कन्फर्म है कि वो 0 है। तो अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है, इफ ए पॉइंट lies on x axis, it means its coordinate is x0। इस ये यहाँ पर x की जगह क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी, लेकिन उसमें y कंफर्म होता है कि y तो 0 होगा क्योंकि जो x एक्सिस की लाइन आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसमें y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। ऐसे अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है तो इसका मतलब उसमें y x की जो वैल्यू है वो 0 होगी और y की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अगर कोई पॉइंट ओरिजिन पर लाई करता है तो वो तो आई थिंक कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं किसी को। अगर ओरिजिन पर लाई करता है तो उसका मतलब x और y दोनों के दोनों पॉइंट आपके 0 के बराबर होंगे। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कब किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कोऑर्डिनेट किस तरीके से लिखना है। अगर x0 आप लिख रहे हो तो उसका मतलब क्या है, 0y दिया है तो उसका मतलब क्या है, 0 है तो उसका मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट पूछा है तो ऐसे आपको अपने आंसर को इस तरह की फॉर्म में छोड़ना है। एब्सिसा पूछा है तो सिंपल x की वैल्यू आपको लिखनी है और ऑर्डिनेट पूछा है तो आपको y की वैल्यू लिखनी है। उसके बाद जो और फार्मूले इसके अलावा है, फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जैसा कि इसका नाम है भाई, डिस्टेंस आपको निकालना है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब वो दो पॉइंट कहाँ कहाँ पर है, उनकी जो पोजीशन है, ये पॉइंट मान लो x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 एंड y2 है। इन दोनों के बीच का अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला आप लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसमें फार्मूला ऐसे भी लिख देते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी ये करेक्ट है, गलत नहीं है। दोनों से आपका रिजल्ट सेम ही आना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या था, फिर फार्मूला था सेक्शन फार्मूला। अब ये कैसे डिराइव होते हैं मैं इन सब के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़े हुए। सेक्शन फार्मूला का मतलब हो गया कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो इसमें मान लो एक कोई पॉइंट है P जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। हमने इसकी जो रेशो है वो ले ली, इसको m और n की रेशो में डिवाइड करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जब हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं तो x की वैल्यू होती है m इंटू में x2 n इंटू में x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। 10th क्लास में हो सकता है आपने रेशो को mn लेने की बजाय आपने m1 m2 से करा हो, तो बात वही है, आप m1 m2 में कंफर्टेबल हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम y की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा my2 n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब ये फार्मूला जो हम लगाते हैं ना, ये हम लगाते हैं इंटरनल डिवीजन के लिए।
अब ये इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या है? इंटरनल डिवीजन का मतलब है कि जो पॉइंट P है ये A और B दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी होगा। लेकिन अगर ये पॉइंट इन दोनों से बाहर आ जाए, A इधर है, B इधर है और P इधर है, ये वही x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये xy है। अब ये क्या कर रहा है, रेशो वही रहेगी, जैसे AP की रेशो m थी तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो रेशो है ये m है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेशो ये n है। अब अगर हम इसको बोलते हैं तो इसको बोला जाता है एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा हो कि एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है तो हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो उस फार्मूले के अंदर हम mx2 माइनस nx1 कर देंगे, नीचे भी m माइनस n कर देंगे और y की वैल्यू निकालने के लिए भी my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाय m माइनस n करेंगे। बस यही ध्यान रखना है कि ये इंटरनल डिवीजन दिया है या एक्सटर्नल डिवीजन दिया है। जब आप रेशो निकालने वाले क्वेश्चन करेंगे तो रेशो निकालने में अगर आपके पास रेशो की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब वो इंटरनल डिवीजन है, और अगर रेशो की वैल्यू माइनस आ रही है तो इसका मतलब ये एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि कौन सा फार्मूला आपको सेक्शन में लगाना है। अब सेक्शन फार्मूला से ही हमारा एक फार्मूला और बनता है। अगर दो पॉइंट्स को जो ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट है यहां पर P, ये इसको अगर डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, ये दोनों बराबर है, बराबर है तो इसकी और इसकी दोनों की रेशो 1:1 है, यानी ये बनेगा यहां पर मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला इस सेक्शन फार्मूला से ही डिराइव होके बनता है। इसका फार्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y की वैल्यू बन जाती है y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है या मिड पॉइंट निकालना है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन सेंट्रोइड का आ जाए, सेंट्रोइड क्या होता है, जब भी ट्राइंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट से तीनों के तीनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हुए जाते हैं, मान लो एक मीडियन मैंने ये ड्रॉ किया, एक मीडियन ये ड्रॉ किया, एक मीडियन ये ड्रॉ किया, ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। और इस सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं इसको हम डिनोट कर लेते हैं x, y और z से। ये तीन वर्टेक्स हो गए ट्राइंगल के, x1, y1, z1, x2, y2 एंड z2, और ये हो गया x3, y3 एंड z3। अब यहां से अगर आप सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मिड पॉइंट फार्मूला था सेम उसी तरीके से है। ठीक है, यहां पर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x1, x2, x3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, और y की वैल्यू निकालनी है तो y1, y2 एंड y3 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। यहाँ पर मैंने 3D के पॉइंट लिख दिए, तो ये 2D में अभी हम कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो 2D में ही होती है। तो हम यहाँ से जो तीसरा कोऑर्डिनेट मैंने लिया Z1, ये 3D में यूज़ होता है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, सिर्फ हम x और y की बात कर रहे हैं, तो दो फार्मूले हमारे आ जाएंगे x और y। उसके अलावा एक फार्मूला जो लास्ट ईयर आपके सिलेबस से डिलीट हो गया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों को पढ़ाया भी गया हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे ही आपके पास तीन वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के। ठीक है, ये तीन वर्टेक्स हो गए ट्राइंगल के, x1 y1 2D में लिखना है, x2 y2 एंड x3 y3। तो इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होगा इसका फार्मूला होता है हाफ, फिर मॉडुलस का साइन, उसके बाद x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। वो आप कहोगे सर ये तो बड़ा लंबा फार्मूला है। बेशक ये लिखने में लंबा है लेकिन याद करने में बहुत सिंपल है। ठीक है, कैसे, देखो आपको जो ब्रैकेट के बाहर अगर आपने ध्यान दिया हो, ब्रैकेट के बाहर x वाली टर्म्स लिखी है, तो x1, x2, x3। ठीक है, सीक्वेंस से लिखना है। अंदर जो y है, y में दोनों को आपस में माइनस करना है। अब किसको कहाँ लिखना है तो उसका भी सीक्वेंस है। अगर आप x के साथ 1 ले रहे हो
तो फिर आगे y के साथ 2 लेना है, फिर 3 लेना है, यानी 1 2 3 ऐसा सीक्वेंस है। आपने यहाँ पर x2 लिया है तो 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद वापस 1 आ गया। यहाँ पर 3 लिया तो पहले 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा। तो इस तरह सीक्वेंस का आप ध्यान रखोगे तो फार्मूला आपको मतलब आराम से याद हो जाएगा, कुछ में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आता है, आपने एरिया निकाला और एरिया ऑफ ट्राइंगल इसने कह दिया कि 0 है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कब होगा? जब ये 3 पॉइंट आप ले रहे हो, इन तीनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो एरिया तभी तो 0 आएगा जब उससे ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। और ट्राइंगल कब नहीं बनेगा? जब वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आता है देन यू कैन से ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट। तो ये सारा जो फार्मूले आपको यूज़ करने हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, तो ये सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब इसके एक्सरसाइज जो 7.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर देते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम कोशिश करते हैं कि कुछ इसके 7-8 क्वेश्चन हम कर लें, बाकी के क्वेश्चन फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 7.1 आ गई। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि ए इज ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। पॉइंट कहाँ पर है? वाई एक्सिस पर है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? इसके कोऑर्डिनेट आगे 0 y, ठीक है। हुज ऑर्डिनेट इज 5। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू भी दे दी इसने, y की वैल्यू दे दी आपको 5। एंड b इज द पॉइंट दिस, कंप्यूट द लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की आपको लेंथ बतानी है। अब ए पॉइंट क्या था? ए पॉइंट था 0 y। अब 0 y में से y की वैल्यू उसने दे दी आपको 5 और b पॉइंट आपको दे रखा है -3 एंड 1। इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। अब कुछ रह गया इसके अंदर, -3 -0 1 -5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बना आपके पास -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 1 -5 -4 बनेगा और -4 का सीधा स्क्वायर करके लिख दो। -4 का स्क्वायर 16, ये आ गया √25। आंसर आ गया इसका 5 यूनिट। यानी ए बी का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 5 यूनिट। उसके बाद इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में कहता है कि आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस आपको दे रखा है ए और बी के बीच का, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दिया हुआ 5। अब यहां पर आप डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पहले स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने का बस फायदा ये होगा कि आपको डिस्टेंस फार्मूला के अंदर जो आप रूट लगाते हो वो रूट आपको नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से वो रूट खत्म हो गया, स्वाहा हो गया, तो आपको वो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ए बी का हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो x -1 फिर 7 - 3 इक्वल्स टू 25। ठीक है, रूट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी हो चुका है। अब यहां पर आप a - b का होल स्क्वायर लगा दो। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर 7 - 3 बनेगा 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 और 25 है, इसको भी आप इसी साइड ले आओ। तो बना क्या? x स्क्वायर -2x 16 + 1 17। 25 में से 17 माइनस करोगे तो आ जाएगा -8। अब इसके आप फैक्टर बनाओ, तो दो फैक्टर इसके बनेंगे 8 के, एक तो 4 बन जाएगा और एक 2 बन जाएगा। ठीक है, 4 माइनस का बनेगा और 2 प्लस का बनेगा। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो x - 4 इंटू में x + 2। अगर यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है एक्स स्क्वायर के साथ में, तो आप डायरेक्टली जो भी फैक्टर होता है, जैसे -4 आया था तो एक फैक्टर आपका x - 4 आ गया, दूसरा +2 आया था तो एक फैक्टर x + 2 आ गया। x की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 4 आएगी और यहाँ से निकालोगे तो -2 आएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, सब पॉसिबल होती है। तो दोनों के दोनों आंसर हमारे पॉसिबल हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहां कहता है फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट। एब्सिसा मतलब आपको x की वैल्यू पूछ रहा है। हुज ऑर्डिनेट इज 4। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू आपको दे रखी है। एंड विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द 5 0। तो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया कि एब्सिसा की वैल्यू तो पूछ रहा है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं। इसमें से जो इसका ऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू दे रखी है और जो दूसरा पॉइंट है वो है 5 0 और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। ए बी का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है।
तो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था बिल्कुल लगभग, ठीक है। वहाँ पर x450 था और वहाँ पर क्या था, वहाँ पर पॉइंट थे आपके पास 13 और x7, यहाँ भी डिस्टेंस 5 दे रखा था। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना है, एक इक्वेशन बन जाएगी, उसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके आपके पास उसकी 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। फिर भी किसी को दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, फिर उसका सॉल्यूशन हम वहाँ पर कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखिए, इसमें कहता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2 3 इज लेस देन 3 यूनिट। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, और ये पॉइंट है 2 3, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, ये पॉइंट है 2 3, ठीक है। अब ये कहता है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द एक्स एक्सिस, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर कितने ऐसे पॉइंट हैं जिसका डिस्टेंस अगर आप इस पॉइंट से निकालोगे तो वो लेस देन 3 यूनिट आएगा। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूं P, ठीक है। अब यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, y की वैल्यू कितनी यहां पर 3 है, क्योंकि डिस्टेंस आप काउंट करोगे तो ऐसे काउंट करोगे ना, तो ये कितना है 3 यूनिट, तो इसका डिस्टेंस 3 यूनिट है, यानी ये भी 3 से छोटा नहीं है, ये भी 3 से छोटा नहीं है, और ये पूछ रहा है कि 3 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं इस पॉइंट से इधर या उधर में जाऊं, ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं इधर जाऊं, ठीक है, या मैं इधर आऊं, तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो इससे बड़ा हो, उससे छोटा हो, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट perpendicular line segment is shortest line segment drawn from a point to a line। यानी ये जो OP आ रहा है ना हमारे पास, इसको मैं वो रख देता हूं, OP जो आ रहा है ये सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा। इसके अलावा आप जितने भी लाइन सेगमेंट बनाओगे ना इसके ऊपर, वो सारे के सारे वैसे हमेशा बड़े होंगे। तो अगर इसी की वैल्यू 3 यूनिट आ रही है तो बाकियों की वैल्यू क्या होगी, इससे ज़्यादा होगी ना, ठीक है। OP आपको 3 यूनिट दे रखा है, इसका मतलब है कि नो अदर पॉइंट, नो अदर क्या, नो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस with distance from given point is less than 3। कोई भी पॉइंट पॉसिबल नहीं होगा, जितने भी पॉइंट आएंगे सभी की वैल्यू 3 से ज़्यादा होगी, चाहे थोड़ी सी ज़्यादा हो लेकिन ज़्यादा होगी, छोटी किसी की नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता था पॉइंट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एट ए। राइट एंगल कहां पर है, ये ए पर राइट एंगल है, ए पर राइट एंगल है, तो बी सी आप कहीं पर भी ले सकते हो। ये तीनों वर्टेक्स आपको दे रखे राइट एंगल ट्राइंगल के, ए का पॉइंट दे रखा है 0 3, बी का पॉइंट आ गया -2a और सी का पॉइंट आ गया -1 4। अब कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको बतानी है। अभी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, क्योंकि ये ए पर राइट एंगल है, यानी ए 90 डिग्री है, तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूज बनेगा इसका BC, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब BC की वैल्यू आप निकालो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। अब यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तीनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो डिस्टेंस फार्मूला जब भी आप तीनों में लगाओगे तो वहाँ पर आपको रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रूट आपने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया है। तो BC का डिस्टेंस निकालते हैं, तो यहाँ से देखो BC का डिस्टेंस -1 -2। अब ये -2 तो ऑलरेडी माइनस है, तो इसको आप लिखेंगे -1 + 2 हो जाएगा ये। ऐसे यहाँ से 4 -a, ये तो आ गया BC का डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AB का डिस्टेंस। AB का निकालते हैं -2 -0 प्लस A -3, और फिर AC का निकालेंगे तो A और C -1 -0 प्लस
4 माइनस 3। सॉल्व करो इन्हें। अब यहाँ देखो -1 प्लस में 2 तो 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर की, तो a का स्क्वायर करेंगे 2ab करेंगे और फिर b का स्क्वायर। यहाँ पर खाली -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर फिर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी a स्क्वायर -6a प्लस 9 -1 का स्क्वायर करेंगे +1, 4 माइनस 3 1 आ गया, 1 का स्क्वायर भी +1। अब यहाँ से a स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, 16 + 1 17 -8a, यहाँ पर आ जाएगा -6a, 4 + 9 13, 13 और 2 15। 6a को आप इधर लाओगे तो -2a आ गया, 17 को उधर लेके जाओगे तो -2 आ जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहता है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये पॉइंट आपको दे रखा है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो रेशियो आपको फाइंड करनी है। तो जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं इसने, ये पॉइंट हो गया a 3 5 और b आ गया -7 9। एक पॉइंट है यहाँ पर p 1/2 एंड 6। ये पॉइंट इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, ये रेशो आपको निकालनी है। तो जब आपको रेशो निकालनी होती है तो रेशो को m और n लेने की बजाय आप रेशो को k/1 लेके चलो। ठीक है, k/1 लेके चलते हैं। अगर k की वैल्यू मान लो आ गई 3/2 तो रेशो बन जाती है ऐसे, 2 को उधर ले जाएंगे, रेशो बन जाएगी 3:2। तो ऐसे आपको करने में थोड़ा आसानी पड़ती है बजाय mn के। तो अब यहाँ पर हमने रेशो लिया। अब रेशो लेने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि फार्मूला आप कौन से स्टार्ट करोगे, आप x का फार्मूले से स्टार्ट करोगे या y के फार्मूले से स्टार्ट करोगे। अगर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है किसकी दे रखी है, आपको x की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पर 1/2 और y की भी दे रखी है 6। तो दोनों में से जिसकी वैल्यू अवेलेबल हो उसका फार्मूला लगा दो, और अगर दोनों ही अवेलेबल हैं तो आप अपनी मर्जी के राजा हो, जो मर्जी आप फार्मूला लगाओ, आप x का लगाओ या y का लगाओ। अगर मैं x का फार्मूला लगाता हूँ तो ये फार्मूला बनता है। उससे पहले आप दिखा देना कि लेट पॉइंट P डिवाइड द AB इन द रेशो k/1। ठीक है, स्टेटमेंट में वो लाइन आप दिखा देना। उसके बाद x की जगह आपने 1/2 रख दिया, m की जगह आपने k रखा और x2 की जगह -7, n की जगह 1 रखा और x1 की जगह आ गया 3 डिवाइडेड बाय k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे k+1 आएगा, इधर से 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -7k, -7k को 2 से करेंगे -14k, 2 3 6, 14k इधर आ जाएगा 15k इक्वल्स टू 5। तो k की वैल्यू आ गई 5/15 यानी 1/3। तो जो रेशो आपको चाहिए थी, रेशो आ गई 1/3/1 यानी 1/3। पॉजिटिव रेशो आई है तो आप ये दिखा दो कि ये डिवाइड क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। P डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशो 1:3। इस तरीके से आप अपने आंसर को छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आपको A और B की वैल्यू बतानी है और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। इन दोनों लाइन सेगमेंट को जो हम ज्वाइन करते हैं तो इसका मिड पॉइंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट है और इनका मिड पॉइंट ये है। तो इसमें जब आप मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो मिड पॉइंट फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, x की जो वैल्यू होती है x1 + x2/2। तो x की जगह पर आप ये पुट कर दो यहाँ पर 1। ठीक है, x की जगह 1 पुट करो, x1 की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 2a और x2 की जगह आप पुट करेंगे -2 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 आ गया, इधर 2a -2, इस -2 को इधर लाके प्लस कर देते हैं तो a की वैल्यू बन जाएगी 2। अब आप दूसरा पॉइंट लो। दूसरा पॉइंट कौन सा, y वाला, y1 + y2/2। तो y की जगह जो वैल्यू है वो है 2a + 1। y1 हमारे पास 4 है और y2 3 भी है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 = 4a,
+2, 4 + 3b। अब यहाँ से a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है, a की वैल्यू कितनी आई है 2, तो यहाँ पर आप 2 पुट कर दो, 4 × में 2 प्लस में 2, तो ये आएगा 4 × 8, 8 प्लस में 2 10 इक्वल्स टू 4 प्लस में 3b। 4 को इधर लाके माइनस करोगे 6 आ जाएगा, और b से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 2। तो a की वैल्यू भी 2 आ गई है और b की वैल्यू भी 2 आ गई है, दोनों 2 2 आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है द वर्टाइसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर आर दिस दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। एक पैरेललोग्राम है, इसके आपको 3 वर्टेक्स दे रखे। अभी तक जो क्वेश्चंस का लेवल चल रहा है ना, वो 10th क्लास तक का ही लेवल चल रहा है। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने में। ठीक है, और आपने अगर 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी हो तो ये सब उनका रिपीटेशन है। जैसे ये भी क्वेश्चन है, ये पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स आपको दे दिए इसने, और चौथा वर्टेक्स है डी, इसको मान लेते हैं इसकी वैल्यू ए भी है जो आपको फाइंड करनी है। अब पैरेललोग्राम का जो कंसेप्ट होता है उसके अंदर आपको क्या देखना होता है, पैरेललोग्राम में एक तो उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे आपके पास 2 इक्वेशन बन जाएंगे, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। इसमें हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं डायगोनल की। हमें ये पता है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जब आप ये वाला डायगोनल ड्रॉ करते हो तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वही इसका भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी ये वाला पार्ट इसके बराबर है और ये वाला पार्ट इसके बराबर है, यानी ये जो पॉइंट आ रहा है ये इसका भी मिड पॉइंट है AC का, और ये जो BD आ रहा है ना इसका भी मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट है ये। तो अगर आपको पैरेललोग्राम दे दिया जाए, रोम्बस दे दिया जाए, स्क्वायर दे दिया जाए, रेक्टेंगल दे दिया जाए, सबके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। तो आप सीधा ये दिखाइए कि जो मिड पॉइंट ऑफ AC और मिड पॉइंट ऑफ BD ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो जब आप AC का मिड पॉइंट निकालोगे तो मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दो। AC का मिड पॉइंट क्या हो गया, x1 + x2, ये यहाँ पर x1 है -1, और ये आपका x2 बन गया। तो -1 प्लस में 2 अपॉन में 2, और जब y का वैल्यू निकालते हैं तो ये हो गया y1 और वो हो गया y2, यानी 1 प्लस में 2। ये हो गया AC का। और अब आते हैं BD पर, तो BD का पॉइंट लेंगे आप, ये आ गया A प्लस में 3, और इधर से आ गया B प्लस में 1। अब क्योंकि दोनों मिड पॉइंट हम कह रहे हैं कि आपस में इक्वल है, तो मतलब उनके कोऑर्डिनेट भी आपस में इक्वल है। तो कोऑर्डिनेट यहाँ से आपको मिलेगा 2 - 1 यानी 1/2, यहाँ से मिलेगा 3/2। अब ये कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है, ये दोनों आपस में होंगी बराबर। तो इन दोनों को बराबर पुट करो, 1/2 इक्वल्स टू a + 3/2। 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू निकालोगे -2 आएगी। फिर इसी तरह से जो y वाली वैल्यू है वो दोनों आपस में इक्वल होंगी, यानी ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। ठीक है, इन दोनों को बराबर पुट करो, 3/2 इक्वल्स टू b + 1/2। यहाँ से ये कैंसिल, 1 को इधर ला के माइनस करो, b की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू -2 आ रही है और b की वैल्यू +2 आ रही है। क्या आंसर हमें ऐसे छोड़ना चाहिए? उसने पूछा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, उसने वैल्यू नहीं पूछी हमसे, उसने हमसे कोऑर्डिनेट पूछा है। तो आपको जो फोर्थ वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो फोर्थ वर्टेक्स क्या है, x की वैल्यू -2 आई है और b की वैल्यू 2 आई है, यानी -2 और +2 ये इसका कोऑर्डिनेट आएगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको क्या कहता है कि इफ 2 वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर दिस, इसमें 2 वर्टेक्स दिए एंड इट्स डायगोनल मीट एट 2 - 5, और इसका डायगोनल जो है दोनों के वो 2 - 5 पर एक मीट करते हैं। मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया, ये इसका डायगोनल हो गए दोनों के,
और ए बी सी डी, the two vertices of a parallelogram are this and diagonal meet at this, find the other two vertices of the parallelogram। तो ये दो वर्टेक्स दे दिए इसने, ये दोनों वर्टेक्स आपको फाइंड करने हैं। इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ, इसको मैं पी क्यू नाम दे देता हूँ। और इन दोनों का जो डायगोनल है ना, ये जो डायगोनल जहाँ पर मिलते हैं, ये पॉइंट दे दिया आपको 2 - 5। तो अब आपको ये वाला वर्टेक्स भी बताना है और ये वाला वर्टेक्स भी बताना है। अब यहाँ भी जो कंसेप्ट है वो तो सेम ही रहेगा ना, डायगोनल यहाँ भी पैरेललोग्राम है तो डायगोनल यहाँ भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो सेम कंसेप्ट आप यूज़ करो कि ये जो पॉइंट आपको दे रखा है ये इसका भी मिड पॉइंट है। अब इसका मिड पॉइंट है तो जब x का फार्मूला लगाओगे तो x की जगह रखते हैं हम 2 और x1 की जगह रखते हैं 3 और x2 की जगह रखते हैं हम यहाँ से a। तो यहाँ से हमने सॉल्व करा, 4 आ गया, 3 + a, तो a की वैल्यू आ गई 1। ऐसे जब y का फार्मूला लगाते हैं तो y की जगह रखते हैं यहाँ पर -5, ये हो गया हमारा y1 और जो b है वो हो गया y2 डिवाइडेड बाई 2। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो b की वैल्यू आ गई -12। तो a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, यानी जो c वर्टेक्स है वो क्या बन गया 1 and -12। सेम ऐसे फिर हम d निकाल सकते हैं। इस लाइन सेगमेंट को लेते हैं तो ये मिड पॉइंट दे रखा है इस लाइन सेगमेंट का, तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ पर है x की 2, इस बार आपके पास ये x1 का काम करेगा और ये x2 का काम करेगा। तो -1 प्लस में p अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो p की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, उसी तरह से जब आप y की वैल्यू पे जाते हैं तो -5, इधर आ गया आपके पास 0, इधर आ गया q, फिर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो q की वैल्यू आ गई -10। तो यहाँ से जो चौथा वर्टेक्स है आपका d, वो क्या बन गया 5 and -10। तो आपके पास c आ गया 1 - 12 और ये आ गया 5 - 10। सेवंथ क्वेश्चन, इसके अंदर आपको सेंट्रोइड के पॉइंट दे रखे हैं। ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इस ट्राइंगल के जो वर्टेक्स हैं आपको दो वर्टेक्स दे रखे हैं, 4 -3, दूसरा वर्टेक्स आ गया -9 7। तीसरा वर्टेक्स आपको निकालना है x3 और y3 ले लेते हैं हम इसको, x3 एंड y3। ठीक है, इसका जो सेंट्रोइड है उसके पॉइंट आपको दे रखे हैं 1 और 4। अब जो सेंट्रोइड का फार्मूला था, सेंट्रोइड के फार्मूला में हमने समझा था कि भाई x की जो वैल्यू निकालते हैं तो x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई 3 होती है, और जो y की वैल्यू आती है वो होती है y1 y2 और y3 डिवाइडेड बाई 3। तो आपको क्या करना है, x की जगह पर आपको ये पॉइंट पुट कर देना है 1, x1 में से जो a का पॉइंट है 4, x2 हो गया जो b का पॉइंट है -9 और x3 तो आपको निकालना है ही। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 - 9 -5 आ गया, तो x3 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, फिर ऐसे हम यहाँ पर y की जगह वैल्यू पुट करते हैं 4, y1 आ गया -3 + 7 y3 अपॉन में 3, यह आएगा 3 4 = 12, 7 - 3 4। इसको यहाँ ले जाओ, माइनस करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 12 - 4 8। तो x3 भी आ गया, y3 भी आ गया। अब आपसे पूछता है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, तो थर्ड वर्टेक्स बनेगा हमारा 8 and 8, दोनों वैल्यू उसकी 8 और 8 आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं। 8 में कहता है कि ये जो पॉइंट आपको दे रखे हैं ये रेक्टेंगल के वर्टेक्स है, और सेकंड पार्ट में कहता है कि स्क्वायर के वर्टेक्स है। तो रेक्टेंगल या स्क्वायर या पैरेललोग्राम या फिर रोम्बस, इन चारों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ये डिफरेंस होता है कि जो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की भी बराबर होती हैं दोनों, लेकिन जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के अनइक्वल होते हैं और रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। तो जब हम यहाँ पर रेक्टेंगल के, ये हमने मान लिया A B C D,
तो इसके लिए आपको पहले चारों साइड निकालनी पड़ेगी, ए बी भी निकालनी पड़ेगी, बी सी भी निकालनी पड़ेगी, सी डी भी निकालनी पड़ेगी और ए डी भी निकालनी पड़ेगी। अगर आप रेक्टेंगल बनाते हो तो ए बी और सी डी ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए और ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। तो शो करना है तो इक्वल तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन फिर अभी हमें निकाल के तो दिखाना ही है। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं, 8 - 2 प्लस 4, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 8 - 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, ये भी 36 ही बनेगा, 36 आ जाएगा 72। और इसके आप पेयर बना के सॉल्व करोगे ऐसे 6 × 6 × 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 6√2। फिर आप निकालो बी सी में ये पॉइंट लेंगे 5 - 8 और 7 - 4, तो ये बनेगा आपके पास -3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 3 आएगा, इसका स्क्वायर 9, ये आ जाएगा √18 और √18 के फैक्टर करेंगे आ जाएगा 3 × 3 × 2, तो ये आ जाएगा 3√2। ए बी आ गया, बी सी आ गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी की वैल्यू लेंगे तो -1 - 5, फिर 1 - 7, तो यहाँ -6 का स्क्वायर, यहाँ भी -6 इसका स्क्वायर, तो ये दोनों देखो सेम ही आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आप सीधा लिख दो 6√2। फिर आप ए डी निकालो। ए डी में ये और ये पॉइंट लेंगे तो -1 - 2, 1 + 2, इधर से आ जाएगा कितना, -3 का स्क्वायर 9 + 3 इसका भी स्क्वायर 9, तो यहाँ भी इसके बराबर ही आ गया। ये कितना आया था 3√2। तो आप देखो अपोजिट साइड तो बराबर आ चुकी है, ए बी सी डी के बराबर आ गया और बी सी ए डी के बराबर आ गया। अब लेकिन रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये होता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो अभी तक तो ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो रेक्टेंगल शो करने के लिए हमें इसका डायगोनल ए सी भी निकालना पड़ेगा और बी डी भी निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये रेक्टेंगल शो हो जाएगा, ठीक है। ये डायगोनल ए सी और ये डायगोनल बी डी। तो देखिए ए सी निकालते हैं, तो ए सी के लिए ए का पॉइंट ये है और सी का पॉइंट ये है, तो 5 - 2, 7 + 2, 5 - 2 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 7 + 2 9, 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो ये आ जाएगा √90, ठीक है। 90 की अगर आप पेयर बनाओगे तो 3√10 आ जाएगा। अब निकालते हैं बी डी। बी डी में आ गया ये दोनों -1 - 8, 1 - 4, तो ये आ गया -9 का स्क्वायर 81, 1 - 4 -3 का स्क्वायर 9, ये भी आ गया √90, यानी ये भी आ गया 3√10। तो यहाँ से हमने देखा कि डायगोनल भी बराबर आ गए। तो आप दिखाइए कि भाई अपोजिट साइड ए बी और सी डी ये भी बराबर है, बी सी और ए डी ये भी बराबर है, और जो डायगोनल आया हमारा ए सी और बी डी ये भी बराबर है। अगर ऐसा है तो ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। जिसका सेकंड पार्ट है उसमें पूछा है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर में आपको ऐसे ही निकालना सब कुछ, ठीक है। स्क्वायर के अंदर क्या होगा, जो ये चारों साइड आई हैं ए बी बी सी सी डी डी, ये चारों बराबर आनी चाहिए और रेक्टेंगल भी बराबर आनी चाहिए। तो उसमें चारों साइड बराबर आ जाएंगे, रेक्टेंगल बराबर हो जाएंगे, शो कर देंगे, और रेक्टेंगल कह रहा हूँ डायगोनल बराबर हो जाएंगे तो शो कर देंगे कि ये एक स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक आज की इस क्लास के अंदर हम करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है इसके उसके हम नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बाकी कोई क्वेश्चन, अभी इसके अंदर 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो ये बाकी के 10 क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।